नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर दिल्ली में आई भीषण बाढ़ से जुड़ी, जहां कई इलाकों में यमुना नदी ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गईं। निचले इलाकों में सड़कों ने तो मानो जल समाधि ले ली, अंडरपास तालाब बन गए। वहीं बाढ़ की वजह से दिल्ली में 3 बच्चों की मौत की भी खबर सामने आई। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया, जिससे सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल हो गया। बाढ़ में डूबती दिल्ली को बचाने के लिए सेना तक को उतार दिया गया। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के मुद्दे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जानबूझकर दिल्ली को डुबोने का आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी कुश्ती के बीच दिल्ली में यमुना नदी के कोहराम की सबसे खौफनाक तस्वीरें लाल किले के इलाके से सामने आई। वहां मौजूद सड़कों और अंडरपास ने मानो पानी में जल समाधि ले ली। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में लाल किले के आसपास पानी ही पानी भरा दिखाई दिया और वहां से गुजरने वाली सड़क तो पूरी तरह तालाब की तरह नजर आई, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। ऐसा लगा मानो लाल किले की पिछली दीवार से लगी कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से लाल किला देखने आने वाले सैलानियों की एंट्री रोक दी गई। यमुना नदी के पास निचले इलाके तो पूरी तरह नदी में समाये दिखे। बाढ़ की वजह से पेड़ों को छोड़कर बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली का गढ़ी मांडू गाँव यमुना में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। पूरा गाँव पानी में डूब गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करती दिखाई दी। और ऐसे ही एक रेस्क्यू की तस्वीर दिल्ली के लोहे के पुराने पुल के पास से सामने आई, जहां यमुना के पानी में फंसी गायों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके लिए एनडीआरएफ जवानों ने लोहे के पुल की ग्रिल को काटकर रास्ता बनाया और गायों को बचाने का काम शुरू किया। क्योंकि बीते 2 दिन से ये गाय भैंसें गौशाला में फंसी थी। गोरक्षा दल के सदस्यों और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की मदद की। सबसे पहले लोहे के पुल के किनारों पर बनी ग्रिल को कटर मशीन से काटा गया। इसके बाद लकड़ी का एक अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसे पानी में डाल दिया गया। बाद में नाव के जरिए गायों को गौशाला से निकाला गया। लोहे वाले पुल की जैसे बंद कर दिया गया है। आम जनजीवन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यमुना का पानी पुल के निचले हिस्से को छूता नजर आया। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही यमुना नदी की इन तस्वीरों ने खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि यमुना नदी की हाहाकारी लहरें सिर्फ निचले इलाकों को ही नहीं डुबो रही थी। नदी में आई बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक उसका पानी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के एंट्री गेट पर बाढ़ का मटमैला पानी भरा दिखाई दिया, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने सड़क के उस हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। असल में इंद्रप्रस्थ के पास 12 नंबर ड्रेन का गेट टूट गया, जिसके बाद यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट परिसर में ना घुसे, इसके लिए प्रशासन ने नाले पर बांध बना दिया। लेकिन उफनती यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट के करीब उस सड़क तक पहुंच गया जहां पहुंचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। यमुना के पानी से तालाब बन चुकी सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिना बारिश के बाढ़ आ रही, उससे समस्या है, गाड़ी बंद पड़ गई। पानी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, जो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते नजर आए। लेकिन उफनती यमुना नदी ने पूरी दिल्ली की रफ्तार रोक दी। वहां के आईटीओ इलाके में तो सड़क पर मानो दरिया बहने लगा। सड़क के कई किलोमीटर का हिस्सा 3 फीट पानी में डूब गया, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऐसा लगा मानो आईटीओ पर मटमैले पानी की कोई नहर बह रही हो। यह इलाका दिल्ली का वो हिस्सा है जहां दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं। पानी में डूबी इसी सड़क से होकर मंडी हाउस, संसद भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यमुना के पानी ने आईटीओ की इस मेन सड़क की सूरत बदल दी। ये आईटीओ का वो बस स्टैंड है जहां पे सैकड़ों लोग डेली यहां से बस पकड़ते हैं, लेकिन यहां अब पूरी तरीके से बस स्टैंड भर चुका है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे यमुना के पानी ने कई इलाकों में मानो कर्फ्यू लगा दिया। रविवार तक के लिए बच्चों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन बाढ़ के पानी ने दफ्तर जाने वाले लोगों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। और हालात बिगड़ते देख लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सेना के जवानों को उतार दिया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना के जवानों ने कमान संभाल ली। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना के अफसरों ने सेना की 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को साजो सामान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया। सेना के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सेना ने तुरंत अपने 2 टास्क फोर्स, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जवान बिना देर किए आईटीओ के पास 12 नंबर ड्रेन के टूटे हुए गेट की मरम्मत में जुट गए। इस ड्रेन का गेट टूट जाने की वजह से यमुना का पानी तेजी से आईटीओ की तरफ जाने लगा था। यहां से शहर में घुस रहा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और यमुना नदी में आए उफान की दिल्ली से हैरान कर देने वाली कई और तस्वीरें भी सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट भी डूबा हुआ नजर आया।
और राजघाट के आसपास पानी घुटनों के ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई तस्वीरों में राजघाट का एंट्री गेट पानी में आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से राजघाट के आसपास की सड़कें डूब गईं। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। खतरे को देखते हुए राजघाट से गुजरने वाली सड़कों को बंद करना पड़ गया। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी दिल्ली में शांतिवन के आसपास भी भर गया। शांतिवन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और यमुना से निकले सैलाब ने उसे भी अपनी जद में ले लिया और बाढ़ का पानी वहां हर तरफ फैल गया। शांतिवन के सामने से गुजरने वाली सड़क पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वहां बसें और गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहां से आई तस्वीरों में कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार भी पानी की तेज धार के बीच जूझते नजर आए। एक आदमी तो अपने स्कूटर को पैदल ही खींचता दिखाई दिया। दिल्ली में लाल किले के पास राजघाट और शांतिवन यमुना नदी के किनारे ही हैं और यमुना में आए उफान की वजह से उसके आसपास के इलाके डूब गए। इधर यमुना के पानी से दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की हालत भी खराब हो गई। वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पानी में समा गई। लोग जिस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लगा मानो यमुना नदी सड़क पर ही बहने लगी हो। यमुना बाजार में पूरी की पूरी सड़कें डूबी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते दिखे। सड़क पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी सैलाब के बीच ही बंद हो गईं, जिसकी वजह से बारिश की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ड्रोन से सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया और यमुना में आई भयावह बाढ़ की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई सड़कें और ओवरब्रिज बंद करने पड़े। यमुना के पानी ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए, क्योंकि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं वहां नाव चलती दिखी। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भर गया, जिसके बाद उन रास्तों को बंद कर दिया गया। सेंट्रल दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों को जाना है अब सोच समझ कर ही जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते हैं वो यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए उन सड़कों और ब्रिज की लिस्ट जारी की जिन्हें बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, कश्मीरी गेट मेन रोड, लोहे का पुराना पुल, गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता और विकास मार्ग को बंद कर दिया। इन सड़कों और ब्रिज के बंद होने की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं बाढ़ में फंसी दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी दिखी। हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी ने दिल्ली की हालत खराब कर दी, क्योंकि 1978 के बाद दिल्ली में पहली बार ऐसी बाढ़ आई कि हाहाकार मच गया। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ काम में जुट गई, लेकिन एनडीआरएफ की टीम की तैनाती के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल की ठन गई, क्योंकि पानी के तेज बहाव में दिल्ली जल बोर्ड का इंद्रप्रस्थ रेगुलेटर टूट गया, जिसकी वजह से यमुना का पानी शहर के अंदर घुसकर लोगों को डराने लगा। केजरीवाल सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए उस इलाके में एनडीआरएफ तैनात करने की मांग की जहां दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर टूटा, और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसी बात की उपराज्यपाल से शिकायत कर दी। अब आई एनडीआरएफ, थैंक यू है, मगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। जिसके बाद उपराज्यपाल ने बाढ़ पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें। सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच ये सारी बहस अरविंद केजरीवाल के सामने हुई। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जानबूझकर दिल्ली को डुबोने का आरोप मढ़ दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार साजिश के तहत यमुना नगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से लगातार दिल्ली की तरफ पानी छोड़ रही है, ताकि पूरी दिल्ली यमुना के पानी में समा जाए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने यह खतरनाक साजिश रची है। बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हथनीकुंड बैराज से एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि जानबूझकर दिल्ली की तरफ यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि बैराज से यूपी में भी पानी भेजा जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को बाढ़ में डुबोकर अपनी हार का बदला लेने पर तुली है, और इसी वजह से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने सफाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बेहिसाब बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ यमुना नदी में पानी छोड़ना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि हथनीकुंड बैराज की क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इससे ज्यादा पानी आने पर उसे बैराज से छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो उसके टूटने का खतरा मंडराने लगता है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक दिल्ली में बाढ़ के पीछे हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने समझाया कि हथनीकुंड एक बैराज है, न कि बांध। बांध पर नदी के पानी को रोका जाता है,
जबकि बैराज से पानी को अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है, जिसके लिए वहां बड़े बड़े गेट लगे होते हैं और उन्हें जरूरत के मुताबिक खोला या बंद किया जा सकता है। यही वजह है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में मौजूद हथनीकुंड बैराज पर पहुंचने के बाद यमुना का पानी 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। यह बैराज 1996 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी क्षमता 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है। इससे ज्यादा पानी होने की स्थिति में बैराज से पानी को अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है और इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करने के मकसद से ही हथनीकुंड में बैराज बनाया गया। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से होते हुए हरियाणा के यमुनानगर जिले में बने हथनीकुंड बैराज पहुंचती है। बैराज से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के यमुनानगर, करनाल और पानीपत जिलों की सिंचाई करती है, जबकि पूर्वी यमुना नहर से यूपी के सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत जिलों में पानी पहुंचता है। इन दोनों नहरों में पानी तभी छोड़ा जाता है जब उन जिलों में पानी की मांग होती है। मतलब साफ है कि जब हरियाणा के यमुनानगर, करनाल और पानीपत पहले से बाढ़ की मार झेल रहे हैं तो उन जिलों में पानी नहीं छोड़ा जा सकता था। ऊपर से पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में पहुंचती है वो भी बाढ़ से बेहाल है, इसलिए दोनों ही नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सकता। नियम के मुताबिक जिन जिलों में पानी की मांग की जाती है उन्हीं जिलों में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन दिल्ली तक पहुंचने वाला यमुना का पानी कोई नहर नहीं है, बल्कि नदी का प्राकृतिक रास्ता है, जिसे एक सीमा के बाद रोक पाना बैराज के बस की बात नहीं। हथनीकुंड बैराज की क्षमता करीब 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की है, जबकि इस बार सिर्फ 3 दिन में बैराज तक 3.25 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने की खबर है। बैराज से छोड़ा गया यही पानी 200 किलोमीटर की दूरी तय करके 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। मतलब यमुना नदी में पानी का स्तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में ही बढ़ गया तो न तो उसे कम करने का कोई तरीका है और न ही बैराज पर पानी को रोकना मुमकिन है। उधर हरियाणा के भी 13 जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में वहां से 4 लोगों की मौत की खबर आई, जिसके बाद बाढ़ की चपेट में आने से वहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया। कई लोग लापता भी बताए गए, क्योंकि बाढ़ ने वहां के 13 जिलों में कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लापता बताए गए। बाढ़ की वजह से वहां के 982 गांव जलमग्न हो गए, 127 घरों का नामो निशान ही मिट गया और 135 घर बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से कबाड़ खाने में तब्दील हो गए। बाढ़ के पानी ने इन जिलों में ऐसी विनाश लीला रची कि इंसान तो इंसान, गाय भैंसों को भी नहीं बख्शा। बाढ़ में डूबने से वहां 110 गाय भैंसों की मौत हो गई, जबकि 20,000 पोल्ट्री फार्म तहस नहस हो गए। हालांकि बाढ़ के बीच लोगों को बचाने की कवायद जारी है। अंबाला, यमुनानगर और करनाल जहां हालात बेकाबू हो गए, वहां सेना की मदद ली गई और 4,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बेघर हो चुके लोगों के लिए 27 रिलीफ कैंप भी बनाए गए। इधर बाढ़ की वजह से दिल्ली में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा। दिल्ली में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और हरियाणा के यमुनानगर में मौजूद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है और दिल्ली के कई इलाके यमुना के पानी में डूब चुके हैं। नदी के पास वाले इलाकों में तो कई फीट पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चलती दिखाई दी। लेकिन दिल्ली की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक बाढ़ के बाद शहर में गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफॉइड, डायरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से फैलेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, फ्लड तो अभी आया है। देखना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में कैसा बिहेव करता है ये शहर। मतलब बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिल्ली के लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टरों ने लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी। इस बीच दिल्ली के मुकुंदपुर में बाढ़ ने 3 बच्चों की जान ले ली। बताया गया कि बारिश और यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से वहां जल भराव हो गया था, जिसमें नहाने के दौरान तीनों बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखी, क्योंकि मुकुंदपुर इलाके में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। बताया गया कि लगातार हुई बारिश और यमुना नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से वहां पानी भर गया था, जिसमें नहाने के दौरान तीनों बच्चे डूब गए। हालांकि आसपास के लोगों ने उन बच्चों को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक तीनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, बैरिकेड वहां पे लगाया जाए। वहीं इस घटना के बाद लोग प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने सिर्फ दिल्ली में ही कोहराम नहीं मचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी यमुना नदी के किनारे के कई इलाके पानी में डूब गए। लोगों के घर, खेत, सड़कें, यहां तक कि दफ्तरों में भी पानी घुस गया, जिसकी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें चारों तरफ यमुना नदी का पानी भरा दिखाई दिया। नोएडा के सेक्टर 135 इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग ट्रैक्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। इसी वीडियो में पानी में फंसी एक गाय को भी लोग बचाते दिखाई दिए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में यमुना नदी के किनारे वाले डूब क्षेत्र में कई किलोमीटर तक कुछ पेड़ों और बड़ी इमारतों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रशासन के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र से लगे 10 से ज्यादा गांव और 4 सेक्टरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से 5,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाढ़ में फंसे करीब 1,000 से ज्यादा गाय भैंसों को रेस्क्यू किया गया। यहां बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से बड़ी संख्या में गाय भैंसें फंस गई थी।
जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ पुलिस और नोएडा अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें रेस्क्यू टीम ट्रैक्टर के जरिए गाय भैंसों का रेस्क्यू करती नजर आई। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने करीब 1000 गाय भैंसों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। से ऊपर पानी है और ट्रैक्टर के जरिए एक एक करके एक एक गाय और उनको ढूंढा जा रहा है। अभी तक बाढ़ का पानी बढ़ने से वहां बने फार्म हाउस भी पानी में डूब गए और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कमर तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया और कई गाय भैंसे वहीं फंसी दिखी और उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 22 गांव डूब गए। वहां से आए एक वीडियो में कई लोगों के घर पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। वहां की एक सड़क भी सैलाब की चपेट में बह गई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग मुसीबत में आ गए, क्योंकि वहां से आई एक तस्वीर में गांव के अंदर कई फीट पानी भरा दिखा और खेत तालाब में तब्दील नजर आए, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। 4 से 5 फीट अभी यहाँ पानी है, इस जो पूरा कृषि भूमि सामने देख रहे हैं आप। इस बीच वहां से आए एक वीडियो में लोग कमर तक पानी में डूब कर जाते दिखे। गांव की गलियों में इतना पानी भरा दिखा कि उससे गुजरने के लिए लोग ट्रैक्टर का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं गांव से बाहर जाने के लिए कई लोग खुदाई करने वाली एक मशीन पर सवार होकर जाते दिखे। 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और तकरीबन 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए मुजफ्फरनगर का प्रशासन अलर्ट हो गया, जिसके बाद वहां एनडीआरएफ की एक टीम को तैनात कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया। भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर पानी आने की वजह से सामान ढोने वाली एक गाड़ी संतुलन खो बैठी और नाले में जा गिरी, जिससे उसमें बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन की मदद से नाले में गिरी गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि उसकी पत्नी, बहन और 2 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर की मदद से ड्राइवर की पत्नी और बहन के शव को पानी से निकाला, जबकि दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। उधर हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने राहत बचाव का काम तेज कर दिया। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को वहां से निकालने और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा, जिसका एक वीडियो एयरफोर्स ने जारी किया, जिसमें वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर से लोगों तक खाने पीने का सामान गिराते दिखे। वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन, तिरपाल, चादरें और पानी की बोतलें गिराई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 126 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरफोर्स ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 17 टन राहत सामग्री बांटी गई। नदियों के उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए, इसलिए लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि राज्य में पिछले कई दिनों से बारिश से हाहाकार मचा है। 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों सैलानी जहां तहां फंसे हुए हैं, क्योंकि आसमानी आफत से 50 से ज्यादा जगहों पर पहाड़ खिसकने से सड़कें बंद हैं। वहीं बादल फटने से कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4 दिन तक पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जिसका मतलब है कि लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं से पहले ही कुल्लू, मनाली और मंडी समेत कई जगहों पर हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो उनका निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कई इलाकों में पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया। राज्य सरकार के मुताबिक आसमान से बरस रही आफत से पिछले 4 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पहाड़ खिसकने की घटनाओं और बाढ़ की वजह से सैकड़ों मकान तबाह हो चुके हैं। इस आफत को देखते हुए सरकार पहले ही सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड के सभी जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि इन जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। और इस खराब मौसम को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों से अपनी यात्रा टालने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसे देखकर उस सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गईं। दिल दहला देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया, जिसके साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर नीचे की ओर आते नजर आए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। कुछ लोग तो अपने जूते और चप्पल छोड़कर वहां से दूर हट गए। सभी लोग दूर रहिए भाई, दूर रहिए, आगे मत जाइए। असल में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू होते ही वहां खड़े लोगों को यह एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है। कुछ ही देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे आ गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाया गया। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड पर आसमान से बरसी आफत का असर पंजाब के संगरूर में भी देखने को मिला। वहां बारिश तो थम गई, लेकिन डैम से छोड़े गए पानी की वजह से घग्गर नदी में ऐसा उफान आया कि वो सब कुछ डुबोने पर आमादा हो गई और आसपास के 40 गांवों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा।
खनौली दिल्ली नेशनल हाईवे पर तो पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि देखकर लगा मानो वहाँ कभी कोई सड़क थी ही नहीं। घग्गर नदी का पानी आ चुका है, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। वहाँ से जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक पानी में डूबा दिखाई दिया। वहीं आसपास के इलाके भी बाढ़ की चपेट में नजर आए। वहाँ से आई एक तस्वीर में तो एक मकान की छत तक पानी भरा दिखाई दिया, जिसके बाद वहाँ रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। जिसके बाद घग्गर नदी के उफान से फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। इसके लिए वहां एनडीआरएफ की एक टीम लगाई गई, जिसने संगरूर के खनौली गांव में घर घर जाकर लोगों को वहां से निकालना शुरू किया और रबर की नाव की मदद से जवान लोगों तक पहुंचे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर ऐसा लगा मानो लोगों ने नदी के बीच में घर बनाए हों, पर असल में वहां खेत हुआ करते थे जिनमें इतना पानी भरा कि नाव चलाने की नौबत आ गई। देखिए किस तरीके से ट्रक वहाँ पर डूबा हुआ है। ये घर आप देख लीजिए, इसके नजदीक तक हम जा रहे हैं। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने बहुत से लोगों को वहां से निकाला। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों में मौजूद गाय भैंसों को छोड़कर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने उनके लिए खाने पीने का सामान उनके घर तक पहुंचाया। क्योंकि पंजाब में आई बाढ़ की वजह से वहां हाहाकार मच गया। बताया गया कि इस बाढ़ का असर वहां के 15 से ज्यादा जिलों पर पड़ा। वहां कई गांव तो ऐसे थे जो इस बाढ़ में पूरी तरह डूब गए और वहां सिवाय मटमैले पानी के और कुछ नजर नहीं आया। जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की वजह से राज्य के जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, फरीदकोट, तरनतारन, मोगा, संगरूर और पटियाला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बताया गया कि बाढ़ की वजह से 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पंजाब के अलग अलग जिलों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने करीब 20,000 लोगों का रेस्क्यू किया। क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां गांव के गांव पानी में डूब गए, जिसके बाद उनका संपर्क शहरों से कट गया। उधर पंजाब के अलावा असम के कई जिलों में भी बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद वहां ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से आई बाढ़ ने वहां के कई जिलों को पानी पानी कर दिया और हर तरफ बाढ़ का पानी तांडव मचाता दिखा। वहां की ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसा बवंडर उठा जिसमें वहां के कई जिले बाढ़ की भेंट चढ़ गए और सबसे ज्यादा तबाही वहां के चिरांग और बंगाईगांव जिलों में हुई, क्योंकि उफनती नदी ने ऐसा खौफनाक रुख अख्तियार किया कि जो भी सामने आया वो या तो डूब गया या बह गया। पानी ने वहां लगी लकड़ी की बाढ़ भी उखाड़ फेंकी। बड़े बड़े पेड़ आधे तने तक डूबे दिखे। निचले इलाकों में लोगों के आशियाने उजड़ गए, सैकड़ों बेघर हो गए और कई लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद कोई पैदल तो कोई नाव के सहारे बाढ़ के पानी को चीरकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जहां एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घुटने तक भरे पानी को पार करता दिखा। उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में उफनती लहरों का रौद्र रूप दिखा और उन्हें पार करने की जिद या कहें कि मजबूरी में कुछ लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहां के नदी नालों में पानी काफी बढ़ गया और ऐसे में वहां से डराने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें हदों को तोड़कर बेखौफ बहता पानी दिखा तो उसकी बिजली सी रफ्तार लोगों के कदमों को रोकती दिखी। कई लोग एक दूसरे का हाथ थामे पानी को मात देने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसमें खतरा इतना ज्यादा था कि एक हाथ छूटा और पानी का तेज बहाव उन्हें निगल लेता। और वहां से एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक परिवार पानी को चीरकर आगे बढ़ता दिखाई दिया। वो सफर भी खतरे से भरा था, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल पानी में आधी से ज्यादा डूबी थी। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही लोग बाढ़ के बीच अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए जोखिम भरा सफर करने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां बहता नदियों का पानी अपने तटों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में कुछ यूं घुसाया कि मानो वो बर्बादी की दास्तान लिखने की ठान चुका हो। और इसी बीच मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आसमानी आफत की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि वहां कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि वहां के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने उत्पात मचा दिया। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर नदी बहने लगी, लोगों के घर, दुकान, दफ्तर, स्कूल और कॉलेजों में पानी भर गया। और इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए वहां के 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिनमें इंदौर, उज्जैन, सीहोर, बैतूल, हरदा, शाजापुर, अशोकनगर और नर्मदापुरम जिले शामिल हैं और इनके लिए अगले 24 घंटे भारी बताए गए। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी जिलों में तेज बारिश होगी। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वहां के अंधेरी सबवे को पानी भर जाने की वजह से बंद करना पड़ गया, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हालांकि पहले से हो रही बारिश ने मुंबई के कई इलाकों में सड़कों को डुबो दिया। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और इस बाढ़ ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन की भी हालत खराब कर दी। भीषण बाढ़ की वजह से उत्तर पश्चिमी चीन के कई प्रांत बेहाल हो गए, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि वहां की कई सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से उन सड़कों को बंद करना पड़ा। वहां के शांसी शहर से जो तस्वीरें आई उनमें रेस्क्यू टीम एक बच्चे को गाड़ी से निकालती दिखी, जो जलभराव की वजह से सड़क पर फंस गई थी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया
और उसके बीच वहां की रेस्क्यू टीम बच्चों को गोद में लेकर वहां से ले जाती नजर आई। इसके अलावा एक बुजुर्ग आदमी को हाथ पकड़कर जलभराव के बीच से निकालने की तस्वीर भी सामने आई। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां की कई सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके बाद पानी निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से सड़कों से पानी निकालना मुश्किल हो गया। उधर रूसी पनडुब्बी के कमांडर की हत्या मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद रूस की पुलिस उस वीडियो में दिखे संदिग्ध साइकिल सवार की तलाश में जुट गई। 3 दिन पहले एक हमलावर ने रूस के कृष्णादार प्रांत में उस कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसी मामले से जुड़ा एक वीडियो रूस की पुलिस के हाथ लग गया। उस वीडियो में रूसी पनडुब्बी के कमांडर कृष्णादार प्रांत के एक इलाके में दौड़ लगाते दिखाई दिए। उनके पीछे एक संदिग्ध साइकिल सवार भी नजर आया, जो लगातार उनका पीछा करता दिखाई दिया। इस वीडियो के सामने आते ही रूस की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, क्योंकि 2 दिन पहले जिस कमांडर की हत्या की गई थी वो पिछले साल काला सागर में मौजूद रूसी सेना की पनडुब्बी पर तैनात थे। यूक्रेन का आरोप है कि उन्हीं के आदेश पर यूक्रेन के विनिचा शहर में कलिब्र मिसाइलें बरसाई गई थी, जिसमें 23 आम नागरिकों की मौत हुई थी। इस बीच रूस ने काला सागर में तैनात अपनी नौसेना की टुकड़ी को नए खूंखार जहाज से लैस कर दिया। रूस के मुताबिक साइक्लोन नाम का यह जहाज कई खतरनाक मिसाइलों से लैस होगा, और वो भी कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं, बल्कि ये दुश्मन पर रूस की सबसे खतरनाक कलिब्र मिसाइलों से हमला बोलने की ताकत रखेगा। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन नाम के इस जहाज को 8 कलिब्र मिसाइलों से लैस किया गया है, जो काला सागर में रूस की तरफ से मोर्चा संभालेगा। क्योंकि काला सागर में रूस को आए दिन अमेरिका की तरफ से चुनौती मिलती रहती है और रूस इस इलाके में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह रही कि उसने वहां साइक्लोन नाम के अपने ताकतवर जहाज को तैनात कर दिया। इधर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिलने की खबरों के बीच रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया कि अगर जेलेंस्की की सेना को यह विमान मिला तो रूस उसे परमाणु खतरा समझेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर विचार कर रहा है, लेकिन जैसे ये बात रूस को पता चली, उसने तुरंत अमेरिका को चेतावनी दे दी, क्योंकि अगर यूक्रेन के पास अमेरिका का आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान पहुंच गया तो जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान हो सकता है। यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका से इस लड़ाकू विमान की मांग करता आया है, ताकि वो इसका इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर सके। हालांकि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को ये फाइटर जेट देने का ऐलान नहीं किया, लेकिन पश्चिमी मीडिया में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका यूक्रेन को ये विमान देने पर विचार कर रहा है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर यूक्रेन को यह विमान मिला तो रूस उसे परमाणु खतरा मानेगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन ने हथियारों की मांग पर यूक्रेन को फटकार लगा दी। बताया गया कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि ब्रिटेन हथियार देने वाली कोई वेबसाइट नहीं है, जहां से यूक्रेन जब चाहे हथियार ऑर्डर कर ले। ब्रिटेन का यह इनकार यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ने जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की हर तरीके से मदद की। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइल यूक्रेन को दी ताकि जेलेंस्की की सेना जंग में कमजोर न पड़े। इस मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने पुतिन की फौज पर जोरदार हमले किए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री यूक्रेन को हथियार देने के सवाल पर ही चिढ़ गए। बताया गया कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया कि ब्रिटेन हथियार देने वाली कोई वेबसाइट नहीं, जहां से यूक्रेन को ऑर्डर देते ही हथियार मिल जाए। हालांकि खबर है कि जैसे ही इसकी जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को मिली, उन्होंने इस पर सफाई दी और साफ कर दिया कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। इधर पटना में बीजेपी के मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज का सदन में विरोध करने वाले बीजेपी विधायक संजय सिंह को मार्शलों ने घसीटकर सदन से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ऐसा स्पीकर के आदेश पर किया। बीजेपी विधायक ने सदन के अंदर एक दिन पहले हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और सदन के अंदर उन्हें लगी चोट दिखाने की कोशिश की, जिस पर स्पीकर ने मार्शलों को उन्हें बुलाकर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मार्शल बीजेपी विधायक संजय सिंह को हाथ पैर से पकड़कर खींचते हुए बाहर लाए, या यूं कहें कि घसीटकर बाहर लाए, जिसके बाद उन्होंने संजय सिंह को विधानसभा के बाहर लाकर जमीन पर छोड़ दिया। इस दौरान संजय सिंह बदहवास नजर आए, उनके कपड़े तक फटने की नौबत आ गई और इसी हालत में उन्होंने मीडिया से सदन के अंदर हुई घटना का जिक्र किया। लोगों ने जबरदस्त तरीके से हमारे सर पर पहले वार किया, उसके बाद बाहर फेंका। पटना में बीजेपी नेताओं पर जो लाठियां चली, संजय सिंह ने सदन में उसी का विरोध किया। वैसे एक दिन पहले भी बीजेपी विधायकों को कुछ इसी तरह जबरदस्ती सदन से निकाला गया था। वहीं पटना में बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत के विरोध में पार्टी के विधायकों ने काली पट्टी बांधकर और काला गमछा लेकर ब्लैक डे मनाया। एक रोज पहले राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला था और आरोप है कि विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस ने मार्च पर लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उस दौरान पुलिस ने मार्च में शामिल लोगों को बेरहमी से पीटा, जिससे जहानाबाद के रहने वाले बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में बीजेपी ने ब्लैक डे मनाया। हाथ पर काली पट्टी बांधकर और काला गमछा लेकर बीजेपी के विधायक विधानसभा पहुंच गए। पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जो पूरे देश ने देखा है, बहुत ही अशोभनीय है। प्रदर्शन में कुछ विधायक हाथों में नारे लिखे पर्चे लिए भी नजर आए। इस दौरान बीजेपी ने विजय सिंह की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की।
उधर जापान के स्पेस प्रोग्राम को फिर तगड़ा झटका लगा। इस बार उसके रॉकेट इंजन का टेस्ट बुरी तरह फेल हो गया। टेस्ट शुरू होने के 1 मिनट के अंदर ही उसमें विस्फोट हो गया। एक के बाद एक जापान के अंतरिक्ष मिशन नाकाम होते जा रहे हैं। अभी मार्च में भी उसका एक रॉकेट अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाया था और अब उसके रॉकेट इंजन का टेस्ट असफल रहा, क्योंकि टेस्ट के दौरान वो रॉकेट इंजन फट पड़ा और उसके साथ जापान का आधुनिक रॉकेट लॉन्च करने का सपना भी चकनाचूर हो गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट इंजन ने आग की लपटें उगलनी शुरू कर दी और फिर उसमें धमाका ही हो गया। इतना ताकतवर धमाका कि टेस्टिंग सेंटर में एक छोटी सी बिल्डिंग की छत ही ढह गई और धुएं का ऐसा गुबार उठा जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। टेस्ट को कवर करने के लिए मीडिया को भी बुलाया गया था। सब जापान के ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करने के इंतजार में थे, मगर सारी तैयारी बर्बाद हो गई। राहत की बात बस इतनी रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। इस बीच सूत्रों का दावा है कि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले की वजह से आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में फूट पड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद नाम के नए आतंकवादी संगठन ने ले ली थी, लेकिन टीटीपी के गवर्नर ने उस आतंकवादी संगठन को फर्जी बता दिया। उन्होंने यह दावा भी किया कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि टीटीपी ने ही कराया, जिसके बाद तहरीक-ए-जिहाद ने कुछ आत्मघाती हमलावरों की तस्वीरें जारी करते हुए यह दावा किया कि पाकिस्तान की सेना पर हमला उसी के संगठन के लोगों ने किया। साथ ही टीटीपी से उस गवर्नर पर एक्शन की अपील की गई जिसने उनके संगठन को फर्जी बताया। क्योंकि 2 दिन पहले हुए इस हमले की जिम्मेदारी जैसे ही तहरीक-ए-जिहाद ने ली, फौरन टीटीपी ने उसे अपना मददगार संगठन बता दिया था। लेकिन टीटीपी के उस गवर्नर के आरोप के बाद ये कहानी उलझ गई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद टीटीपी के टॉप कमांडरों की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें उस गवर्नर को पद से हटाने का फैसला ले लिया गया। उधर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में बकरीद मनाने पर अहमदिया समुदाय के 600 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। इससे पहले बकरीद पर अहमदिया समुदाय के लोगों के लिए पाकिस्तान में नया फरमान जारी किया गया था ताकि वो किसी भी सूरत में बकरीद न मना सकें। यही नहीं, वहां के पंजाब प्रांत में पुलिस ने अहमदिया समुदाय के लोगों के कुर्बानी देने पर भी रोक लगा दी थी और इस फरमान को न मानने पर 3 साल तक जेल की सजा की धमकी भी दी थी। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के कई शहरों में पुलिस का आदेश न मानने पर अहमदिया समुदाय के 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। माना जाता है कि पाकिस्तान में इस समुदाय के लोगों की आबादी 40 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें मुसलमान नहीं मानता। बताया जाता है कि अहमदिया मुसलमान शिया या सुन्नी मुसलमानों से काफी अलग हैं, क्योंकि उनकी मान्यताओं में बड़ा अंतर है। इसी वजह से पाकिस्तान में उनका विरोध किया जाता है। इस बीच एक प्लेन में एक आदमी के चंदा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंदा मांगने वाला आदमी पाकिस्तान का बताया गया। सामने आए वीडियो में वो अपनी सीट से उठकर लोगों के पास जाकर पैसे मांगता दिखाई दिया, जिसे देखकर प्लेन में बैठे लोग हैरान रह गए। इस दौरान कुछ लोगों ने उस आदमी को अपनी सीट पर बैठने के लिए भी कहा, लेकिन वो अपनी मजबूरी बताते हुए उनसे पैसे मांगता रहा। मंगन वाला नहीं है, दरअसल मेरे हालात खराब ने, जैसी मदरसा बना रहे हैं जिन्हें चंदा देना। बताया गया कि उस पाकिस्तानी ने काफी देर तक लोगों से चंदे की मांग की। हालांकि वीडियो में कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं दिखा, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों के आगे हाथ फैलाने से पीछे नहीं हटा। इस दौरान किसी यात्री ने उसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वायरल वीडियो कहां का है इसका पता नहीं चल सका। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहां से आए एक वीडियो में सैकड़ों लोग सड़क पर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कश्मीर के बाहर से आए कश्मीर में काम करने वाले लोगों पर हुए आतंकी हमलों से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि एक दिन पहले शोपियां में आतंकवादियों ने फिर से बाहरियों पर हमला कर दिया था। वहां आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों को गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। दूर दूर से कमाने के लिए आते हैं, यहाँ डर सा बना रहता है। शोपियां में आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद वहां की जनता गुस्से में आ गई और सड़क पर उतरकर वहां के स्थानीय लोगों ने अपना विरोध जताया। इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़ ने सचिन के परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। 13 मई को नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर पिछले 10 दिन से सचिन के साथ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही हैं। लेकिन सचिन के घर वालों की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब सीमा हैदर को देखने के लिए पिछले कई दिनों से उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सुबह से शाम तक जमावड़ा होता है, लोग अलग अलग जगह से सीमा हैदर की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब हैं। और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने कुछ लोगों से बातचीत की, जिनमें कुछ ने उन्हें सचिन की पत्नी बताया, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें जासूस बता दिया। एजेंट हो सकती है। कैसे? क्यों? जब 2 को छोड़िए तो यहाँ क्या भरोसा है तीसरे का। कुछ रोज पहले सचिन के घर वालों ने पुलिस से भीड़ जुटने की शिकायत की थी, जिसके बाद उनके घर के बाहर कुछ जवानों को तैनात किया गया था। लेकिन इसके बाद भी लोगों के आने का सिलसिला नहीं थमा। वहीं पाकिस्तान की सरकार को अचानक वहां से अपने प्रेमी बताए जा रहे सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर की चिंता सताने लगी।
पाकिस्तान ने भारत की सरकार से सीमा हैदर की तबीयत के बारे में पूछा, जबकि उसी पाकिस्तान में सीमा के लौटने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से सीमा से बातचीत की अपील की, जिसके बाद भारत ने भी उसे दो टूक जवाब दे दिया। हित में जो कुछ भी है हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो सीमा हैदर अपने प्रेमी बताए जा रहे सचिन के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आकर रहने लगी, लेकिन उन्हें खुफिया एजेंसियों से क्लीन चिट मिलना बाकी है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कुछ लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और मृतक परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। पुलिस के मुताबिक एक रोज पहले राजधानी भोपाल में कर्ज से परेशान होकर पति पत्नी ने 2 बच्चों समेत अपनी खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उनके शव को रीवा लाया गया था। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले परिजनों ने मुआवजे के लिए चारों शवों को सड़क के बीच में रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक भोपाल में एक दिन पहले ही भूपेंद्र विश्वकर्मा नाम के आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लोन ऐप के जरिए लिए गए कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात सामने आई, जिसके बाद चारों शवों को उनके घर रीवा लाया गया, जहां परिवार वालों ने शवों को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीबीआई जांच किया जाए और 1 करोड़ की मांग आर्थिक सहायता हमारी आज 4 जाने गई है। रीवा में हाईवे पर यह प्रदर्शन करीब 4 घंटे तक चला। फिर वहां पहुंचे अधिकारियों के समझाने के बाद परिजन किसी तरह से मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। उधर अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल रॉबर्ट एब्रम्स ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने पुतिन और रूसी सेना पर प्रिगोजिन के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, क्योंकि उनका दावा है कि रूस के खिलाफ बगावत करने के बाद प्रिगोजिन को मार दिया गया। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल रॉबर्ट एब्रम्स के मुताबिक पुतिन के इशारे पर ही वैगनर चीफ को ठिकाने लगाया गया। हालांकि उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि अगर प्रिगोजिन को मारा नहीं गया है तो उन्हें रूस की किसी जेल में कैद कर रखा गया है। इसी के साथ उन्होंने पुतिन और रूसी सेना पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, क्योंकि हाल ही में रूसी सेना के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि विद्रोह के बाद 29 जून को पुतिन और प्रिगोजिन की मुलाकात हुई थी, लेकिन अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल ने मुलाकात की इस खबर को फर्जी बताया और साथ ही दावा किया कि वैगनर चीफ की मौत हो चुकी है। और उनके दावे को पुख्ता करने वाली खबर ब्रिटेन के मीडिया से आई, जिसके मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पेट के कैंसर से जूझ रहे हैं और इसी बीमारी ने उनके दिल से पुतिन का खौफ निकाल दिया। दावा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन ने पिछले महीने रूस के खिलाफ विद्रोह करने जैसा बड़ा कदम भी उठा लिया था, क्योंकि पेट के कैंसर से जूझ रहे प्रिगोजिन को लगा कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि इस बीमारी ने येवगेनी प्रिगोजिन के दिमाग से मौत का डर ही खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें यह पता लग गया कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए प्रिगोजिन ने पिछले महीने रूसी सेना के खिलाफ बगावत करने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया था। हालांकि बाद में पुतिन के साथ प्रिगोजिन ने समझौता कर लिया और अपने लड़ाकों और हथियारों को लेकर वो रूस से लौट गए। इसके साथ ही दावा किया गया कि प्रिगोजिन को लंबे वक्त से यह बीमारी है और बढ़िया इलाज की वजह से उनकी हालत में सुधार भी है। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि बगावत के बाद वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना को 2000 से ज्यादा हथियार सौंप दिए। पिछले महीने इस ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर सैकड़ों लड़ाके रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ रवाना हो गए थे, लेकिन बाद में अचानक प्रिगोजिन ने अपना इरादा बदल लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन और प्रिगोजिन के बीच समझौता हुआ, जिसे कराने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बड़ा हाथ था और उस समझौते के तहत वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने रूसी सेना को अपने हथियार और गोला बारूद भी सौंप दिए। रूस की मीडिया ने दावा किया कि वैगनर के लड़ाकों ने 2000 से ज्यादा टैंक, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम समेत कई दूसरे हथियार पुतिन की सेना को सौंप दिए। ये वो हथियार थे जो यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए पुतिन ने वैगनर लड़ाकों के लिए भिजवाए थे, लेकिन बगावत के बाद उन्हें ये हथियार रूसी सेना को सौंपने पड़ रहे हैं। इस बीच बेलारूस ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके उसके सैनिकों को बेलारूस में ही युद्ध की ट्रेनिंग देने में जुटे हैं। ये पहली बार है जब बेलारूस ने खुलकर माना कि बगावत के बाद रूस से लौटे इस ग्रुप के लड़ाके उसके देश में हैं। और इसके साथ ही बेलारूस ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके बेलारूस के सैनिकों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो वीडियो जारी किया गया उसमें ये लड़ाके बेलारूस की सेना को घात लगाकर हमला करने की बारीकियां समझाते दिखाई दिए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ये ट्रेनिंग बेलारूस के किस इलाके में दी गई। वहीं इस ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में भी साफ नहीं किया गया कि वो कहाँ है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई थी कि मॉस्को से लौटने के बाद उन्होंने बेलारूस में शरण ली है। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की फौज में मौजूद वैगनर चीफ के कई करीबी अधिकारियों पर पुतिन के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। आरोप है कि उन अधिकारियों ने पिछले महीने रूस के खिलाफ विद्रोह करने में येवगेनी प्रिगोजिन की मदद की और रूसी सेना के उन्हीं अधिकारियों की मदद से प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ रवाना हुए थे। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इस बात का पता चलते ही पुतिन का खून खौल उठा
और उन्होंने प्रिगोजिन का साथ देने वाले अधिकारियों का पता लगाने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि बगावत की उस घटना के बाद रूसी सेना के 13 बड़े अधिकारियों की पहचान की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें कुछ को तो सेना से हटा भी दिया गया। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन से गद्दारी करने वाले अधिकारियों में जनरल सर्गेई सुरोविकिन भी शामिल हैं, जो पिछले महीने से ही कहीं नजर नहीं आए। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि बगावत के बाद भी पुतिन ने वैगनर ग्रुप को साथ काम करने का मौका दे दिया। पिछले महीने वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन से बगावत की थी। अपने सैकड़ों लड़ाकों के साथ मॉस्को की तरफ वो बढ़ रहे थे। हालांकि बाद में एक समझौते के बाद वो पीछे हट गए थे। लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक बगावत के बावजूद पुतिन ने वैगनर ग्रुप को साथ काम करने का मौका दिया। दावा किया गया कि पुतिन ने इसके लिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के सामने कुछ शर्तें रखी। लेकिन पुतिन की शर्तों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के रास्ते अलग हो गए। वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन जंग में रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की वजह से ही रूस यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हुआ। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को बगावत के बाद भी साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन वैगनर ग्रुप इसके लिए राजी नहीं हुआ। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले लड़के की पिटाई करते नजर आए, जबकि आसपास के लोग मारपीट कर रहे उन लोगों को रोकते दिखे, जिसकी तस्वीरें उस दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोग मोबाइल की दुकान के पास एक लड़के को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से मारते दिखाई दिए। पहले उन्होंने उस लड़के को बाहर की तरफ खींचा और फिर उसे बेरहमी से पीटने लगे, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोप है कि लड़कों का दुकान वाले ने अपनी दुकान में लगे शीशे के दरवाजे को जोर से खोलने का विरोध किया था। 20 लोगों ने मिलकर फिर मारा, हमें 2 बार मारे। पीड़ित लड़के ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर बिहार के कैमूर में वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी से पुलिस ने 31 पेटी शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक तस्कर शराब की पेटियों को गाड़ी में छिपाकर उत्तर प्रदेश से लाए थे, जिसे शराबबंदी वाले राज्य बिहार में बेचने का प्लान था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब की पेटियों से भरी उस गाड़ी को धर दबोचा। हालांकि गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी के जरिए शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश से शराबबंदी वाले बिहार राज्य में की जा रही थी, जिसको पुलिस ने बिहार के कैमूर में अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुट गई। इधर यूपी के आगरा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक लड़के ने शादी के 2 घंटे बाद ही अपनी पत्नी को 3 तलाक कह दिया। आरोप है कि उस लड़के ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर तलाक दिया, जिसके बाद उस लड़की के परिवार ने केस दर्ज करवाया और आरोप लगाया कि शादी होने के बाद लड़के और उसके परिवार ने गाड़ी की मांग की। अचानक सामने आई मांग से उस लड़की के परिवार वाले घबरा गए और उन्होंने उस लड़के को मनाने के लिए लाख मिन्नतें की, लेकिन उस लड़के ने किसी की एक नहीं सुनी और सबके सामने 3 बार तलाक बोलकर वहां से चला गया, जिससे पूरा परिवार परेशान हो गया। एक जगह दहेज की मांग को लेकर शादी के तुरंत बाद 3 तलाक दे दिया गया। उस लड़की के परिवार का आरोप है कि शादी में उन्होंने सोना चांदी और 4 लाख कैश भी दिए थे और उन्हें भी उस लड़के के परिवार ने हड़प लिया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने जंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनकी सेना एक इमारत पर जोरदार हमले करती नजर आई। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि उसने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में बोला, लेकिन उसने जो वीडियो जारी किया उसमें रूसी सैनिक तोप से एक इलाके में ताबड़तोड़ गोले दागते दिखाई दिए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए ड्रोन से भी बम बरसाए और रूस की तरफ से गिराए गए बम एक के बाद एक इमारत से टकराते नजर आए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद भारतीय सेना के अफसरों ने सेना की 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को साजो सामान के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया। सेना के जवानों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और पानी को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। सेना ने तुरंत अपने 2 टास्क फोर्स इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को तैनात कर दिया है। सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के जवान बिना देर किए आईटीओ के पास 12 नंबर ड्रेन के टूटे हुए गेट की मरम्मत में जुट गए। इस ड्रेन का गेट टूट जाने की वजह से यमुना का पानी तेजी से आईटीओ की तरफ जाने लगा था। यहां से शहर में घुस रहा पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और यमुना नदी में आए उफान की दिल्ली से हैरान कर देने वाली कई और तस्वीरें भी सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट भी डूबा हुआ नजर आया और राजघाट के आसपास पानी घुटनों के ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई तस्वीरों में राजघाट का एंट्री गेट पानी में आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से राजघाट के आसपास की सड़कें डूब गई। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। खतरे को देखते हुए राजघाट से गुजरने वाली सड़कों को बंद करना पड़ गया।
वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी दिल्ली में शांतिवन के आसपास भी भर गया। शांतिवन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और यमुना से निकले सैलाब ने उसे भी अपनी जद में ले लिया और बाढ़ का पानी वहां हर तरफ फैल गया। शांतिवन के सामने से गुजरने वाली सड़क पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वहां बसें और गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहां से आई तस्वीरों में कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार भी पानी की तेज धार के बीच जूझते नजर आए। एक आदमी तो अपने स्कूटर को पैदल ही खींचता दिखाई दिया। दिल्ली में लाल किले के पास राजघाट और शांतिवन यमुना नदी के किनारे ही हैं और यमुना में आए उफान की वजह से उसके आसपास के इलाके डूब गए। इधर यमुना के पानी से दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की हालत भी खराब हो गई। वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पानी में समा गई। लोग जिस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लगा मानो यमुना नदी सड़क पर ही बहने लगी हो। यमुना बाजार में पूरी की पूरी सड़कें डूबी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते दिखे। सड़क पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी सैलाब के बीच ही बंद हो गईं, जिसकी वजह से बारिश की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ड्रोन से सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया और यमुना में आई भयावह बाढ़ की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई सड़कें और ओवरब्रिज बंद करने पड़े। यमुना के पानी ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए, क्योंकि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं वहां नाव चलती दिखी। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भर गया, जिसके बाद उन रास्तों को बंद कर दिया गया। सेंट्रल दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों को जाना है अब सोच समझ कर ही जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते हैं वो यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए उन सड़कों और ब्रिज की लिस्ट जारी की जिन्हें बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, कश्मीरी गेट मेन रोड, लोहे का पुराना पुल, गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता और विकास मार्ग को बंद कर दिया। इन सड़कों और ब्रिज के बंद होने की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं बाढ़ में फंसी दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी दिखी। हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी ने दिल्ली की हालत खराब कर दी, क्योंकि 1978 के बाद दिल्ली में पहली बार ऐसी बाढ़ आई कि हाहाकार मच गया। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ काम में जुट गई, लेकिन एनडीआरएफ की टीम की तैनाती के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल की ठन गई, क्योंकि पानी के तेज बहाव में दिल्ली जल बोर्ड का इंद्रप्रस्थ रेगुलेटर टूट गया, जिसकी वजह से यमुना का पानी शहर के अंदर घुसकर लोगों को डराने लगा। केजरीवाल सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए उस इलाके में एनडीआरएफ तैनात करने की मांग की जहां दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर टूटा, और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसी बात की उपराज्यपाल से शिकायत कर दी। अब आई एनडीआरएफ, थैंक यू है, मगर सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। जिसके बाद उपराज्यपाल ने बाढ़ पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें। सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच ये सारी बहस अरविंद केजरीवाल के सामने हुई। बड़ी खबर दिल्ली में आई भीषण बाढ़ से जुड़ी, जहां कई इलाकों में यमुना नदी ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गईं। निचले इलाकों में सड़कों ने तो मानो जल समाधि ले ली, अंडरपास तालाब बन गए। वहीं बाढ़ की वजह से दिल्ली में 3 बच्चों की मौत की भी खबर सामने आई। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया, जिससे सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल हो गया। बाढ़ में डूबती दिल्ली को बचाने के लिए सेना तक को उतार दिया गया। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के मुद्दे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जानबूझकर दिल्ली को डुबोने का आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी कुश्ती के बीच दिल्ली में यमुना नदी के कोहराम की सबसे खौफनाक तस्वीरें लाल किले के इलाके से सामने आई। वहां मौजूद सड़कों और अंडरपास ने मानो पानी में जल समाधि ले ली। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में लाल किले के आसपास पानी ही पानी भरा दिखाई दिया और वहां से गुजरने वाली सड़क तो पूरी तरह तालाब की तरह नजर आई, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। ऐसा लगा मानो लाल किले की पिछली दीवार से लगी कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से लाल किला देखने आने वाले सैलानियों की एंट्री रोक दी गई। यमुना नदी के पास निचले इलाके तो पूरी तरह नदी में समाये दिखे। बाढ़ की वजह से पेड़ों को छोड़कर बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली का गढ़ी मांडू गाँव यमुना में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। पूरा गाँव पानी में डूब गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करती दिखाई दी। और ऐसे ही एक रेस्क्यू की तस्वीर दिल्ली के लोहे के पुराने पुल के पास से सामने आई, जहां यमुना के पानी में फंसी गायों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके लिए एनडीआरएफ जवानों ने लोहे के पुल की ग्रिल को काटकर रास्ता बनाया और गायों को बचाने का काम शुरू किया, क्योंकि बीते 2 दिन से ये गाय भैंसें गौशाला में फंसी थी। गोरक्षा दल के सदस्यों और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की मदद की। सबसे पहले लोहे के पुल के किनारों पर बनी ग्रिल को कटर मशीन से काटा गया। इसके बाद लकड़ी का एक अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसे पानी में डाल दिया गया।
बाद में नाव के जरिए गायों को गौशाला से निकाला गया। लोहे वाले पुल की जैसे बंद कर दिया गया है, आम जनजीवन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यमुना का पानी पुल के निचले हिस्से को छूता नजर आया। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही यमुना नदी की इन तस्वीरों ने खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि यमुना नदी की हाहाकारी लहरें सिर्फ निचले इलाकों को ही नहीं डुबो रही थी। नदी में आई बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक उसका पानी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के एंट्री गेट पर बाढ़ का मटमैला पानी भरा दिखाई दिया, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने सड़क के उस हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। असल में इंद्रप्रस्थ के पास 12 नंबर ड्रेन का गेट टूट गया, जिसके बाद यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट परिसर में ना घुसे, इसके लिए प्रशासन ने नाले पर बांध बना दिया, लेकिन उफनती यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट के करीब उस सड़क तक पहुंच गया जहां पहुंचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। यमुना के पानी से तालाब बन चुकी सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिना बारिश के बाढ़ आ रही, उससे समस्या है, गाड़ी बंद पड़ गई। पानी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, जो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते नजर आए। लेकिन उफनती यमुना नदी ने पूरी दिल्ली की रफ्तार रोक दी। वहां के आईटीओ इलाके में तो सड़क पर मानो दरिया बहने लगा। सड़क के कई किलोमीटर का हिस्सा 3 फीट पानी में डूब गया, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऐसा लगा मानो आईटीओ पर मटमैले पानी की कोई नहर बह रही हो। यह इलाका दिल्ली का वो हिस्सा है जहां दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं। पानी में डूबी इसी सड़क से होकर मंडी हाउस, संसद भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय मंत्रियों के दफ्तर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यमुना के पानी ने आईटीओ की इस मेन सड़क की सूरत बदल दी। ये आईटीओ का वो बस स्टैंड है जहां पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि अमेरिका उत्तर कोरिया पर परमाणु हमला करने की तैयारी में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 18 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है। उसी मीटिंग में अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया पर परमाणु हमले की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी अगर यह खबर सही निकली तो 4 दिन बाद किम जोंग उन और उनके देश उत्तर कोरिया पर न्यूक्लियर अटैक की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अमेरिका और उत्तर कोरिया एक दूसरे के दुश्मन है। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु प्रोग्राम पर नकेल कसने को तैयार नहीं। वो धड़ल्ले से मिसाइल टेस्ट करने में लगा है और अभी 2 दिन पहले भी उत्तर कोरिया ने अपनी हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसे किम जोंग उन अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल बता चुके हैं। और वो उन्होंने इसलिए बनवाई है ताकि अमेरिका पर परमाणु हमला करके उसे सबक सिखाया जा सके। इसलिए मिसाइल टेस्ट के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावे होने लगे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में 18 जुलाई को एक बैठक हो सकती है, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि उत्तर कोरिया पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी जाए। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जंग लड़ने के लिए ही किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देश उत्तर कोरिया के दुश्मन हैं। अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल बना ली तो मुसीबत उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया की ही आएगी। वहीं अमेरिका उत्तर कोरिया से मीलों दूर है, इसलिए उत्तर कोरिया लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में लगा है, जिसका उसने 2 दिन पहले टेस्ट भी किया, जिसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी बाजुएं चढ़ा ली और किम जोंग उनको चेतावनी देने के लिए एक मिलिट्री ड्रिल कर डाली, जिसकी सामने आई तस्वीरों में दोनों देशों की वायुसेनाओं के फाइटर जेट आसमान में अपना दम दिखाते नजर आए। दक्षिण कोरिया की तरफ से F-15 के मैदान में उतरे तो अमेरिका के F-16 ने अपनी ताकत आजमाई। बताया गया कि इस एक्सरसाइज में बम बरसाने वाले B-52H विमान ने भी हिस्सा लिया। उधर उत्तर कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से भड़के अमेरिका ने किम जोंग उन को चेतावनी दे डाली। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उत्तर कोरिया को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कह दिया, जिसके बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। एक दिन पहले ही किम जोंग उन ने दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया ने खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन इसके बाद अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसके लिए किम जोंग उन को सीधी चेतावनी दे डाली और साफ कह दिया कि उत्तर कोरिया ने जो किया उसका जवाब दिया जाएगा। बताया गया कि दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका ने किम जोंग उन को सबक सिखाने की कसम खा ली। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने जंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनकी सेना एक इमारत पर जोरदार हमले करती नजर आई। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि उसने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में बोला, लेकिन उसने जो वीडियो जारी किया उसमें रूसी सैनिक तोप से एक इलाके में ताबड़तोड़ गोले दागते दिखाई दिए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए ड्रोन से भी बम बरसाए और रूस की तरफ से गिराए गए बम एक के बाद एक इमारत से टकराते नजर आए। बमों के टकराते ही इमारत के कई हिस्सों के परखचे उड़ गए। वहां से तेज धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि वो इमारत यूक्रेन के हथियारों का एक बड़ा गोदाम था, जिसे बमबारी करके पूरी तरह तबाह कर दिया गया।
इधर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 4 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो चीफ के मुताबिक उस रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सही कक्षा में पहुंचा दिया, जहां से उसने चांद के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी और आने वाले 23 अगस्त को वो चांद की सतह पर उतर जाएगा। इससे पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो ऐतिहासिक थी। जैसे ही चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, चारों तरफ धुएं का गुबार उठने लगा और चंद्रयान 3 बादलों को चीरता हुआ चांद के सफर पर आगे बढ़ गया, जिसे देखकर स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी वैज्ञानिक अपनी सीट से उठकर तालियां बजाने लगे और एक दूसरे को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई देने लगे। वहीं लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का छोटा सा मॉडल लेकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसके सफल मिशन की कामना की। लेकिन इस मिशन को पूरा होने में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना है, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाया जा सके। जैसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है, उसी तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव को भी बेहद ठंडा माना जाता है, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। अनुमान है कि चांद के उस हिस्से में सबसे ज्यादा खनिज और पानी हो सकते हैं। इसीलिए भारत के इस मिशन पर दुनिया की सभी महाशक्तियों की नजर है। चीन ने भी अपना एक मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब भेजा था, लेकिन अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के तहत जिस लैंडर को भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर भेजेंगे वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजेगा, जिससे चंद्रमा की सतह के कई अहम रहस्य खुल जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा तक जाने वाले चंद्रयान 3 के मोटे तौर पर कुल 3 हिस्से हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। जैसे ही चंद्रयान 3 सौर मंडल में भारत की कक्षा से निकलेगा, वो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। 13 दिन तक चांद की परिक्रमा करने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तभी यह पता चल पाएगा कि चंद्रयान 3 अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ। और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद फ्रांस में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसरो की टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस मौके को भारत के स्पेस मिशन में एक नया अध्याय करार दिया। और जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई, फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक बताया और इससे हर भारतवासी के सपने पूरे होने की बात कही। इसके साथ ही इसरो में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों का आभार जताया। थैंक यू टीम इसरो फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। उधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तो कोटा में बैठकर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को देखा। इसके साथ ही राहुल गांधी समेत कई दूसरे नेताओं ने भी देश को गर्व से भर देने वाले चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर पश्चिमी देशों पर भड़क गए। उन्होंने पश्चिमी देशों पर इस युद्ध के जरिए यूक्रेन की बलि देने का आरोप लगा दिया और दावा किया कि हथियारों की बिक्री बढ़ाने के लिए ही जंग की आग भड़काई गई और उसमें यूक्रेन के मासूम लोगों को धकेल दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने जानबूझकर रूस यूक्रेन जंग को हवा दी, ताकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार बेचकर अपनी जेबें भरी जा सके। हालांकि जंग में ईरान पर भी रूस की मदद करने के आरोप लगते आए हैं। अमेरिका ने ईरान पर रूस को ड्रोन सप्लाई करने और मॉस्को में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री लगाने में मदद करने के आरोप लगाए। इस बीच ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की स्मार्ट सीसीटीवी कैमरों के जरिए पहचान कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2 महीने पहले ईरान की सरकार ने देश भर में इस तरह के कैमरे लगवाने के आदेश दिए थे, ताकि हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर नजर रखकर उन पर एक्शन लिया जा सके। और इसकी शिकार वहां की एक महिला हो गई, जिसे सार्वजनिक जगह पर हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि ईरान की पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। ईरान में इस कानून को न मानने वालों को 2 महीने कैद में रखने का प्रावधान है। हालांकि हिजाब के खिलाफ वहां पिछले साल से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद ईरान की सरकार ने सख्ती बरतते हुए वहां के कई शहरों में स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के कैमरों की खासियत यह है कि ये न सिर्फ लोगों पर नजर रख सकते हैं, बल्कि जैसे ही कोई बिना हिजाब के महिला पाई गई तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा दी जाती है। इधर पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पैसों की तंगी से जूझ रहे लॉरेंस बिश्नोई ने कमाई के लिए क्राउड फंडिंग का जरिया अपना लिया और अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए लॉरेंस ने खालिस्तानी आतंकियों की मदद ली, जिसके बाद उसने पंजाब समेत उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का एक नेटवर्क तैयार कर लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए क्राउड फंडिंग से पैसे इकट्ठा करने का तरीका इजाद कर दिया। न्यूज 18 को मिले जांच एजेंसियों के दस्तावेज से लॉरेंस के इस नए प्लान का पर्दाफाश हुआ। वहीं लॉरेंस गैंग के गिरफ्तार गुर्गों ने भी पूछताछ में ये बात कबूली कि गैंग से जुड़ने वाले युवा बाकायदा सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थकों से संपर्क साधने के बाद उनसे पैसे ट्रांसफर कराते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों की सक्रियता के बाद लॉरेंस गैंग का क्राउड फंडिंग प्लान कम हो पा रहा है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग सामाजिक आयोजनों के जरिए भी पैसे इकट्ठा करने की कोशिश में है।
इस बीच राजस्थान के करौली में दलित समुदाय की एक लड़की के गैंगरेप और हत्या के आरोप के बाद वहां जमकर विरोध हुआ। जयपुर में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला और इस दौरान सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्ती बरती और लाठीचार्ज कर दिया। राजस्थान के विधानसभा भवन में कूच करने के दौरान एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर पेट के बल लेटे नजर आए, जबकि कुछ कार्यकर्ता दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा करते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे कार्यकर्ता और भड़क गए। इस बीच उन्होंने वहां लगे बैरिकेड को भी तोड़ दिया, लेकिन पुलिस भी नहीं मानी और उन पर डंडे बरसा दिए। साथ ही पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और जबरन उठाकर उन्हें वैन में डाल दिया, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। क्योंकि आरोप है कि करौली में 19 साल की दलित समुदाय की उस लड़की की गैंगरेप के बाद तेजाब डालकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई, जबकि इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए, क्योंकि करौली में 19 साल की एक दलित लड़की का शव कुएं में मिलने के बाद वहां सनसनी फैल गई। आरोप है कि उस लड़की को घर से अगवा किया गया और गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि उस लड़की को तेजाब डालकर जला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये भी आरोप है कि इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्साए परिवार वालों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और जबरदस्त हंगामा किया। राजनीति कर रहे हो? कवारी बच्ची थी। वहीं प्रदर्शन के बाद वहां से सामने आए एक वीडियो में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा मेडिकल टीम और पुलिस पर भड़के दिखाई दिए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऐतिहासिक ऊंचाई पर बंद हुए और लगभग सभी इंडेक्स मुनाफे के निशान पर बंद हुए। बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 502 अंक चढ़कर 66,060 पर बंद हुआ। इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 66,000 के पार बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150 अंक चढ़कर 19,564 पर बंद हुआ। निफ्टी का भी यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इस दौरान बैंक, आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि जंग में पुतिन की हार हो गई। उन्होंने दावा किया कि रूस पिछले 1.5 साल से जारी इस जंग को हार चुका है, लेकिन पुतिन अपनी साख बचाने के लिए ये मानने को तैयार ही नहीं। बाइडेन ने दावा किया कि इस जंग में अब रूस के लिए कुछ नहीं बचा, उसकी हार बहुत पहले ही हो चुकी है और अब बस पुतिन ने ये तय करना है कि वो दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। बाइडेन ने दावा किया कि यूक्रेन पर किए हमले से रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा, जिससे उबरने में उसे कई साल लग जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये आशंका भी जताई कि जल्द ही पुतिन को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के हैकरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक मंत्री के कंप्यूटर में सेंध लगा दी। आरोप है कि चीन के हैकरों ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग की मंत्री के कंप्यूटर से गुप्त जानकारियां चुराने की कोशिश की। यानी चीन के हैकरों ने बाइडेन की मंत्री को ही अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद अमेरिका और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। रॉयटर्स के मुताबिक जैसे ही इसकी जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मिली, वो चीन पर भड़क गए और उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को सीधी चेतावनी दे डाली। चीन के हैकर लगातार अमेरिका में सेंधमारी की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दावा किया गया कि बीते कुछ महीनों से चीन के हैकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए और उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य विभाग में ही सेंधमारी कर डाली। यही वजह रही कि अमेरिका भी चीन के हैकरों को हल्के में नहीं लेना चाहता। खबर के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इधर कुछ दिन पहले हुए प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद अमेरिका ने चीन को जोरदार तमाचा जड़ दिया। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया, जिससे चीन आग बबूला हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दुनिया के कई बड़े मंचों से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता आया है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ सालों में कई बार वहां घुसपैठ की कोशिश भी की। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी संसद की उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मैकमेहन लाइन का जिक्र किया, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मौजूद है। और इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिकी संसद ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे का ख्वाब देखना बंद कर दे, वरना उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उधर ब्रिटेन की संसद में पेश की गई एक खुफिया रिपोर्ट से खलबली मच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट में चीन को ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। इस रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया गया कि ब्रिटेन की सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि चीन ही है, क्योंकि चीन ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में अपनी गहरी पैठ बना ली। ब्रिटेन की संसद में पेश की गई इस खुफिया रिपोर्ट में वहां की सरकार पर भी चीन को बढ़ावा देने का आरोप लगा।
और ये इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए जो कदम उठाए उससे चीन को मदद मिली, पर वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने में कामयाब हो गया। आरोप है कि चीन को रियायत देने के चक्कर में सरकार ने सुरक्षा संबंधी नियमों में भी ढील दी, जिसका मतलब ये कि अगर हालात बिगड़े तो ब्रिटेन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन को दुनिया के लिए खतरा बताने पर ताइवान ने नेटो का धन्यवाद दिया। लिथुआनिया में हुई नेटो देशों की बैठक में ताइवान पर चीन की आक्रामकता को लेकर बातचीत हुई, जिसमें नेटो देशों ने चीन को दुनिया के लिए खतरा बता दिया, क्योंकि चीन आए दिन ताइवान को डराने के लिए अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को उसकी सीमा के पास भेज देता है। इतना ही नहीं, चीन ताइवान समेत पूरे चीन सागर को अपना बताता आया है और इस वजह से नेटो ने चीन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। लेकिन ये बात चीन को इतनी चुभ गई कि उसने नेटो को हद में रहने की चेतावनी दे डाली और चीन ने नेटो देशों को भड़काने वाली बयानबाजी से बचने को कह दिया। नेटो लगातार चीन को उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा बता रहा है। इतना ही नहीं, नेटो चीन के दुश्मन देश जापान और ताइवान के साथ अपनी करीबी भी बढ़ाने में जुटा है। इधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार वाले ने पहले एक आदमी को टक्कर मारी और फिर करीब 1 किलोमीटर तक उसे घसीटता चला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में वो कार फर्राटे से सड़क पर दौड़ती दिखाई दी, जबकि उसके बोनट पर वो आदमी गाड़ी रोकने की मिन्नतें करता नजर आया। आरोप है कि उस कार के ड्राइवर ने मामूली विवाद के बाद उस आदमी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो आदमी उछलकर कार के बोनट पर आ गिरा। लेकिन आरोपी कार रोकने की बजाय तेज रफ्तार से उसे भगाने लगा और करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर उसने कार रोकी, जिसके बाद उस आदमी की जान बची। हालांकि आरोपी वहां से कार लेकर फरार हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा की, जिसके बाद वहां भोलेनाथ के जयकारे गूंज उठे और सभी लोग जोश से भर गए। बताया गया कि सहारनपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से मेरठ पहुंचे और वहां उन्होंने कांवड़ ले जाने वाले भक्तों पर फूलों की बारिश की। सीएम योगी ने दोनों हाथों से गुलाब के फूल की पत्तियां श्रद्धालुओं पर बरसाईं। वहां से जो तस्वीरें आई वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें। वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्त सीएम के पुष्प वर्षा करने से गदगद दिखे और उनकी सारी थकान दूर हो गई। वो उत्साहित होकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगे, जिसके बाद वहां का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर उनके साथ यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। उधर इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने उसे जंग की खुली चेतावनी दे दी। हिजबुल्लाह को इजराइल के दुश्मन ईरान से पूरी मदद मिलती है, इसलिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा है और दोनों 2006 में खूनी लड़ाई लड़ चुके हैं। और उसी जंग के 17 साल पूरे होने पर हिजबुल्लाह को एक नई जंग की धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह के चीफ ने दो टूक कहा कि अगर इजराइल ने अपने कब्जे वाले इलाके में हिजबुल्लाह के टेंटों पर हमला किया तो उसके लड़ाके इजराइल पर टूट पड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल को यह धमकी दी माउंट डॉव इलाके के लिए। ये इलाका इजराइल और लेबनान के बीच दशकों से विवादित है। लेबनान उसे अपना कहता है, पर इजराइल ने 1967 में उस पर कब्जा कर लिया था। पिछले महीने से इजराइल माउंट डॉव में हिजबुल्लाह के टेंटों को हटाने में लगा है। उसी बात पर हिजबुल्लाह ने उसे चेतावनी दी। इस बीच ईरान के मीडिया ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना की छापेमारी के बाद हुई झड़प में 8 फिलिस्तीनी घायल हो गए। वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, जिसका फिलिस्तीन विरोध करता है और इसी वजह से इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच झड़प होती रहती है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इस बार वेस्ट बैंक के एक इलाके में इजरायली सेना के जवान छापेमारी के लिए पहुंचे, जिसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। बताया गया कि इसी के बाद वहां हिंसा भड़क गई और इजरायली सेना के जवानों से कुछ फिलिस्तीनी भिड़ गए। लेकिन आरोप है कि इस दौरान इजरायली सेना के जवानों ने फिलिस्तीनियों को बुरी तरह पीटा और उन पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसकी वजह से 8 फिलिस्तीनी घायल हो गए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइलों की एक बड़ी खेप भेजने की तैयारी कर ली। अमेरिका और जर्मनी से मिले खतरनाक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन ने रूस की कई मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया था। लेकिन बाद में ज़ेलेंस्की ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइलों की कमी होने की बात कही और लिथुआनिया में हुई नेटो देशों की बैठक में एक बार फिर मदद की मांग की। ज़ेलेंस्की की ये मुराद पूरी करते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को मिसाइलों की एक बड़ी खेप भेजने का वादा कर दिया। जर्मनी ने पिछले महीने भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली 64 मिसाइलें यूक्रेन भेजी थी, जिनकी मदद से यूक्रेन की फौज ने कीव पर हुए रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए रूस नई किंजल मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार करने में जुट गया। बताया गया कि रूस ऐसी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहा है जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमले कर पाएंगी। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गया, जिसके लिए वो खतरनाक किंजल मिसाइलें बना रहा है। ऐसी मिसाइलें जो कुछ ही वक्त में यूक्रेन को बर्बाद कर देंगी। बताया गया कि जो हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस तैयार कर रहा है वो आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमले कर पाएंगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद घातक मानी जाती हैं। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि रडार भी इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाता। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी।
लेकिन रूस ने अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन में भारी तबाही होनी तय है। उधर स्वीडन में बाइबल के अपमान की इजाजत मिलने पर इजरायल भड़क गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की पुलिस ने वहां एक आदमी को इजरायल के दूतावास के बाहर बाइबल के अपमान की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से इजरायल और स्वीडन के बीच तनाव बढ़ गया। स्वीडन की पुलिस के उस फैसले का विरोध करते हुए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने राजधानी स्टॉकहोम में प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले भी एक आदमी ने कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था, जिसके बाद एक आदमी ने स्वीडन की पुलिस से इजरायल के दूतावास के बाहर एक यहूदी और एक ईसाई बाइबल के अपमान की इजाजत मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और ये खबर सामने आते ही इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल में रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। इसलिए यहूदी बाइबल का अपमान रोकने के लिए इजरायल के दूतावास के अधिकारियों ने स्वीडन की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने एक बार फिर जेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हमला कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की क्रीवी रीह में ही पैदा हुए थे। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने वहां भीषण ड्रोन हमले कर दिए, जिसकी वजह से क्रीवी रीह में रात भर सायरन बजते रहे। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की ओर से वहां एक के बाद एक 17 ड्रोन छोड़े गए, जिनकी वजह से पूरे शहर में दहशत फैल गई। दक्षिणी यूक्रेन के इसी क्रीवी रीह शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पैदा हुए थे और यह शहर अक्सर रूस के निशाने पर रहता है। दावा किया गया कि रूस की सेना ने एक बार फिर क्रीवी रीह को आत्मघाती ड्रोन हमलों से दहलाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के हमलों को नाकाम करने और उसकी ओर से लॉन्च किए गए 17 में 16 ड्रोन को हवा में ही बर्बाद करने का दावा किया। इधर बिहार के सुपौल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक ओवरटेक करने के दौरान नदी में समा गया, क्योंकि ओवरटेक करने के दौरान वो सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद उसका बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि वो पुल पर बनी रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरा। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ट्रक पुल से नदी में गिरता दिखाई दिया। वीडियो में दिखा कि वो ट्रक पहले एक दूसरे ट्रक के पीछे आ रहा था, लेकिन ओवरटेक करने की वजह से हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रक नदी में गिरने के बाद उसमें डूब गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि उसमें बैठे ड्राइवर ने किसी तरह नदी से निकलकर अपनी जान बचा ली। मिट्टी हुई है लावा, दहका हुआ फलक है। मिट्टी हुई है लावा, दहका हुआ फलक है, ठिठुरे हुए दिलों में तफरीह की ललक है। सौबात की बात कही विनय ने, तकलीफ नहीं घटती ये रात नहीं कटती, कुछ नींद जख्म जैसी, कुछ ख्वाब में नमक है। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।